नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं क्या है सबसे पहले इस घंटे की हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी होगी समीक्षा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर भाजपा का 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा के सांसद और विधायक आप सरकार के खिलाफ कर रहे हैं जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना। सिक्किम में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से कई इलाकों से टूटा संपर्क। 1000 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की आशंका। सीमा सड़क संगठन संपर्क बहाल करने के काम में जुटा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। एक जगह रखी जाएगी सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं। और आईसीसी टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ग्रुप बी से इंग्लैंड ने सुपर 8 के लिए किया क्वालिफाई। पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच आज होगा मुकाबला। और आज देश भर में गंगा दशहरा का त्योहार श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। प्रयागराज और हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में किया पावन गंगा स्नान। तो सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की उस महत्वपूर्ण मीटिंग की जो आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। और हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं और 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ये अहम बैठक है जिसमें सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आतंकवादियों ने 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 स्थानों पर हमले किए। इन हमलों में 9 तीर्थयात्रियों और 1 सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई, जबकि 7 सुरक्षा कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। तो जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा स्थिति का जायजा ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो सुरक्षा स्थिति पर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बैठक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जो पिछले कुछ दिनों में 4 अलग अलग स्थानों पर हमले हुए हैं, आतंकी हमले, उनको लेकर के भी समीक्षा की जा रही है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में अलग अलग विकास परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए श्रीनगर में कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पवित्र गुफा मंदिर तक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अमरनाथ यात्रा ट्रैक और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी चर्चा होगी। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 52 दिनों बाद 19 अगस्त को समाप्त होगी। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद नितिन गडकरी की राज्य में ये पहली बैठक होगी। बालटाल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों से अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर राजमार्ग का निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता सूची में है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड के रखरखाव पर भी बैठक में चर्चा होगी।
जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। बैठक में सभी की समीक्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव भी इन विकास परियोजनाओं से सीधे जुड़े अधिकारियों के साथ विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। और उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज शाम संविधान सदन के गेट नंबर 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन महान भारतीयों ने हमारे देश के इतिहास, हमारी संस्कृति, पुनर्जागरण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रतिमाएं परिसर से अलग अलग स्थानों पर स्थित थी, जिससे आगंतुकों के लिए उन्हें ठीक से देखना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक स्थल पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले गणमान्य व्यक्ति और अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर प्रेरणा स्थल पर आसानी से देख सके और श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इन महान भारतीयों की जीवन गाथाओं और संदेशों को नई तकनीक के जरिए आगंतुकों के लिए पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है, ताकि लोगों को उनसे प्रेरणा प्राप्त हो सके। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे प्रेरणा स्थल का आज उद्घाटन। और देश की राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से परेशान है। भीषण गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। घंटों तक वाटर टैंकर्स का इंतजार करने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हालात यह है कि लोग पानी के लिए टैंकरों पर चढ़ रहे हैं। तो किस तरह से दिल्ली में जल संकट गहराया हुआ है और लोगों के बीच पानी को लेकर त्राहिमाम मची हुई है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज हो रही है। कल तक 7 चुनाव लड़ने वाले पानी को लेकर अब आमने सामने आ गए हैं। जल संकट पर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जल संकट को लेकर आज भी बीजेपी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते इस उत्पन्न जल संकट के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के सभी सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सभी 14 संगठनात्मक जिलों में यह विरोध प्रदर्शन जारी है और दिल्ली के बीजेपी सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी के बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखा है। आतिशी ने इस पत्र में प्रमुख पाइपलाइंस की गश्त और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आतिशी ने कहा कि पानी की पाइपलाइन अब दिल्ली की जीवन रेखा बन गई है। इस समय किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। तोड़फोड़ से दिल्ली के लोगों के सामने पहले से ही मौजूद पानी की कमी और भी बदतर हो जाएगी। राजधानी में पानी की कमी पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। तो दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है। पानी को लेकर त्राहिमाम मची हुई है। किस तरह से जल को लेकर स्थितियां हैं और इसको लेकर के बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, जैसा कि बताया कि 14 जगहों पर हो रहा है, 14 संगठनात्मक जिलों में हो रहा है, सभी सांसद इसमें शामिल हैं। इसको लेकर के हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे और अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, उनके साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ
3 संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग स्थानों से। संगम विहार से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं, लक्ष्मीनगर से डॉक्टर सुयश शर्मा और आरके पुरम से निशांत राय जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे क्या है ताज़ा स्थिति और विरोध प्रदर्शन जो है वो किस रूप में हो रहा है, इसके बारे में भी आप हमें विस्तार से जानकारी दें। 2019 में भी ये संकट आया, अब 2024 में। देखिए, इस समय हम आरके पुरम में मौजूद है और मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि बांसुरी स्वराज जो है वो यहाँ पर भाषण दे रही हैं, संबोधित कर रही हैं और ये विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नजर आ रही हैं। आप बोर्ड जो है लोगों के हाथों में वो देख सकते हैं जिन पर सीधे तौर पर लिखा है दिल्ली की जनता करे पुकार, पानी दो वरना गद्दी छोड़ो। और आप देख सकते हैं कि जो बांसुरी स्वराज के साथ लोग खड़े हैं उनके हाथ में खाली मटके नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। आरके पुरम दिल्ली सरकार के जल बोर्ड का ये ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर कुछ इस तरीके का प्रदर्शन नजर आ रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है, राजनीतिक दल जाहिर सी बात है कि विरोध करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजधानी में पानी की किल्लत कोई नई बात नहीं है और 1 दशक से केजरीवाल सरकार यहाँ पर सत्ता में काबिज है और उसके बावजूद पानी को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। दिल्ली में कोई नया तालाब नहीं बनाया गया है, दिल्ली में पानी रिजर्व करने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है और हर साल पानी की किल्लत जब आती है तब केजरीवाल सरकार का वही रटा रटाया बयान सामने आता है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, हिमाचल पानी नहीं दे रहा है और पानी की किल्लत दिल्ली में हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार तत्कालिक व्यवस्था, अगर हरियाणा हिमाचल की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं तत्कालिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन दूरगामी व्यवस्था को लेकर सरकार के पास अभी तक कोई रोड मैप नहीं है जिस पर काम किया जा सके। जी, निश्चित तौर पर अमरेंद्र के पास चलते हैं संगम विहार से। अमरेंद्र, जिस तरह से अभी निशांत ने कहा कि जब कोई समस्या आती है और खासतौर पर जल संकट जैसी जो समस्या है जिससे हर व्यक्ति परेशान है, दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है, इस पर भी राजनीति करना, सरकार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना, ये कहना कि हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश से पानी नहीं मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को और जो असली मुद्दा है उसको एड्रेस ना करना, कहीं ना कहीं भागना उससे? निखिल, देखिए, सबसे बड़ी बात है दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक लगभग 179 गैलन प्रतिदिन पानी की जरूरत होती है और इस वक्त कमोबेश ये स्थिति है कि आधी से ज्यादा दिल्ली जो है इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। लगभग एक तस्वीर राजधानी दिल्ली की आज एक आम हो गई है, जब सुबह सुबह घरों में टैंकर से पानी आता है और लगभग पूरा वो इलाका जो है 5-5 अपनी बाल्टियों को लेकर पूरा घर पानी भरने में चला जाता है। लेकिन अभी तक दिल्ली की सरकार का कोई भी ऐसा ब्लूप्रिंट अभी तक सामने नहीं आया है। चाहे बात करें दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की या जेल से जो सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान अभी तक नहीं आया है इस पानी की समस्या को लेकर। लगभग डेली आतिशी कैमरे पे आती हैं और कोई ना कोई वो बहाना देती है। उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है या हिमाचल प्रदेश पानी नहीं दे रहा और इनके साथ राजनीति की जा रही है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि भीषण गर्मी के बाद दिल्ली में लगातार पानी की समस्या है और वो अभी तक किसी भी ब्लूप्रिंट के साथ सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने एक पत्र लिखा है जल संसाधन मंत्री को, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को, कि उनको मिलने का समय दिया जाए, इस समस्या से उनको निजात दिलाई जाए। लेकिन नीयत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने 1 दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही आईएमडी ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी, उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी। आज 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्ट हो जाता है, या तो वेस्टेज में यानी वाटर वेस्टेज में, या फिर इलीगल टैंकर माफिया चुरा कर ले जाता है। दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी जब प्रोसेसिंग फैसिलिटी केवल 990 MGD पानी की है तो आप किस ज्यादा पानी मांगते हैं? आपके
केवल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं या फिर आप हरियाणा पे दोषारोपण करते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिमाचल ने कह दिया कि कोई सरपंच पानी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात साबित हो गई कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की अगर कैपेसिटी ही 990 MGD है तो मुझे बताइए दिल्ली सरकार वो ज्यादा फालतू पानी का इलीगल टैंकर माफिया के लिए मांग रही है? कहाँ नीचे तो मैं क्या करूँ? बांसुरी जी, एक सवाल और है। अभी अतीशी ने दिल्ली के कमिश्नर को भी चिट्ठी लिख के बोला है कि जितनी भी बड़ी पाइपलाइन है उसके आसपास पुलिस की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि टैंकर माफिया जो है दूसरी तरफ ऑपरेट करता है, ना कि दिल्ली की सरहद में। दिल्ली के टैंकर माफिया के साथ इनकी साठगांठ है और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से कि वो जो पाइपलाइन जो हर बार फट जाती है उसके लिए यहाँ ले जाऊँ आपके लिए? हाल ही में सोचिए आप, जीके में एक बहुत दिल्ली जल बोर्ड के केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पानी की पाइपलाइन फटी थी। 5 से 6 दिन तक वहाँ पर पानी रिस रहा था। आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उसमें बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया। हमें फोन कर 8 जून को हमने फोन कर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से बार बार निवेदन करा। 9 जून को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने उस पाइपलाइन को फिक्स कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, किस मुंह से वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है? किस मुंह से वो बाकी प्रदेशों पे, हरियाणा पे दोषारोपण करती है? खुद उनकी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। अगर इन्होंने समय रहते दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत कर दी होती, इलीगल टैंकर माफिया पे नियंत्रण कर लिया होता, तो दिल्ली आज बूंद बूंद के लिए तरस नहीं रही होती। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो वापस लौटेंगे एक बार अमरेंद्र के पास। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता दरअसल जुड़े हुए हैं और अमरेंद्र गुप्ता से हम बात कर रहे थे, संगम विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अमरेंद्र, सॉरी आपको एब्रप्टली कट करना पड़ा क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से सांसद बांसुरी स्वराज ने तमाम सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2013 में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए से अधिक के प्रॉफिट में था, जो पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल के शासन में 73,000 करोड़ के घाटे में आ गया है। ये वो संस्था है दिल्ली जल बोर्ड जो पानी की सप्लाई और सीवेज के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। उसके अलावा पानी का लीकेज और पानी से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार, जिसकी हम बात करते हैं, टैंकर माफिया के साथ मिली भगत, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए निखिल, जिस तरह से अभी बांसुरी स्वराज ने बात कही, लगभग यही बात भारतीय जनता पार्टी की सभी इकाइयों पे जो सांसद हैं वो कर रहे हैं। इस समय दक्षिणी जिले की बात करूं, दक्षिणी दिल्ली के, तो इस समय सांसद यहाँ के जो स्थानीय हैं रामवीर सिंह विधूड़ी हैं, वो भी लगभग कमोवेश यही बात कर रहे हैं। वो सरकार से बाकायदा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि क्यों नहीं किसी ब्लूप्रिंट के साथ आती है दिल्ली सरकार। और जो 3 करोड़ जनता इस समय दिल्ली की पानी की प्यास से गुजर रही है, उनको बूंद बूंद का पानी नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं उनको पानी की प्यास के लिए पहले से तैयारी की जाती है। और लगभग यही तस्वीर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे संगम विहार इलाके में। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता हैं, विजय जौली हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद रामवीर विधूड़ी हैं और एक बड़ी संख्या में जनता यहाँ पर है। उनका कहना है कि जनता की लड़ाई में वो साथ खड़े हुए हैं और जब तक दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत दूर नहीं होती, इस लड़ाई को वो सड़क तक लड़ेंगे। और ये एक आह्वान है भारतीय जनता पार्टी का और उनकी जो जनता से अपील है कि वो उनकी लड़ाई में साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निखिल जो ये है कि जिस तरह से सबको पता था भीषण गर्मी में पानी की समस्या आएगी और पानी की समस्या के लिए पहले से प्रयास किया जाता है, जिस तरह से सीवरेज प्लांट की बात की जाती है, जिस तरह से स्टोरेज वाटर की बात की जाती है, मुनक नहर से जिस तरह से पानी की सप्लाई होनी चाहिए और जिस तरह
तरह से हरियाणा और हिमाचल की बात सरकार आज कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी बाकायदा उनसे ये कहता है कि हम कोई वो एजेंसी नहीं है जो हम आपको पानी सप्लाई कर सके, हम आपको रास्ता बता सकते हैं। हमने हरियाणा से बात की, हरियाणा से पानी देने की बात कही, हमने हिमाचल से पानी देने की बात कही। दिल्ली जल बोर्ड को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और पानी के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह है, सरकार भी अगर इतनी एक्टिव मोड में है, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उन ब्लूप्रिंट के साथ, उन आइडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाती और बताती कि ये तरीके थे जिसकी वजह से हम पानी आगे दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी की सरकार पर। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल ये बना हुआ है। और हमारे साथ डॉक्टर सुयश शर्मा लक्ष्मी नगर से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर सुयश, प्यास लगने पर कुआं खोदना, ये मुहावरा तो हमने बहुत पहले सुना था, लेकिन दिल्ली में अगर कहा जाए कि ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी, और ये कहा जा रहा है कि 1050 क्यूसेक पानी ऑलरेडी हरियाणा दे रहा है। जो जल बोर्ड है उसका घाटा लगातार गहराता जा रहा है, और उसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप दूसरे के ऊपर लगा करके बच निकलना, यही एक पॉलिटिक्स की स्टाइल बन गई है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। जी बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा, यही पॉलिटिक्स बन गई है अरविंद केजरीवाल की, और जेल से सरकार चला रहे हैं। बाहर जो आतिशी जी हैं लगातार बैठकों पे बैठक कर रही हैं, लेकिन कोई भी सल्यूशन तो दूर की बात है, एक ऐसा जवाब भी नहीं दे रही है जिससे जनता को थोड़ी शांति मिले। यहाँ बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ आ चुके हैं, और उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हम जनता की, दिल्ली की आवाज बनना चाहते हैं और पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि वो केंद्र सरकार जो कि पूरे देश में हर घर नल, हर घर जल पहुंचा सकती है, वो दिल्ली में क्यों नहीं दे सकती। उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बना हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार है, जो ना तो खुद कुछ करती है और ना ही केंद्र सरकार को आगे आने देती है। लगातार 10 सालों से दिल्ली में अपनी सरकार बनाए बैठे हैं केजरीवाल, और अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि झीलों का शहर बनाएंगे वो दिल्ली को, मिनरल वाटर की दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो पीने के पानी के लिए भी दिल्ली की जनता तरस रही है। और जब टैंकर माफियों के ऊपर सवाल उठाए गए तो आतिशी जी की तरफ से यह सवाल आता है कि अगर टैंकर माफिया कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, एसीपी पाइपलाइन पर एसीपी तैनात कर देने चाहिए। लगातार बयानबाजियां तो हो रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सल्यूशन नहीं दिया जा रहा है जो कि दिल्ली की जनता को, देखिए इतनी तेज गर्मी है और इसमें अगर 2 बूंद पानी के ना मिले तो उसमें जनता के लिए त्राहि करना मुमकिन है। और यहाँ पर ये जो परेशानी है निखिल, वो नई नहीं है। लगातार सबको पता होता है कि गर्मियां आएंगी और मई जून में दिल्ली पानी के लिए तरसेगी, और वही दिल्ली जब जुलाई और सितंबर में बरसात आएगी तो बाढ़ के लिए तरसेगी। तो पिछले 10 सालों से चाहे बाढ़ का पानी हो, चाहे गर्मी में पानी के लिए दिल्ली का तरसना हो, या फिर सर्दियों में प्रदूषण से दिल्ली परेशान हो, लगातार दिल्ली की जनता जिस तरीके से केजरीवाल पर भरोसा कर रही है, उसी भरोसे को केजरीवाल सरकार त्राहि करती चली आ रही है। और अब दिल्ली की जनता परेशान है, सवाल कर रही है, तो दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है सामने। और लगातार बीजेपी का ये कहना है, अभी भी हमारी वीरेंद्र सचदेवा से बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार कोई भी अपना ठोस कदम नहीं उठा रही है। हमने जब केजरीवाल सरकार की जल मंत्री से कहा कि आप आइए बात कीजिए, हम अधिकारियों को लेकर आते हैं, तो इस बात के लिए भी वो राजी नहीं है। हालांकि उन्होंने केंद्रीय जल मंत्री जी से आज मिलने का टाइम मांगा है निखिल। अब आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल केजरीवाल सरकार की गलतियों की सजा आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। जी डॉक्टर सुयश, ये भी समझना चाहेंगे जो हमारे देश भर के, दुनिया भर के व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप बताएं कि दिल्ली का ये जल संकट दरअसल कितना बड़ा, कितना गहरा है। जिस तरह से 14 जगहों पर आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और इसमें बड़ी स्वतः स्फूर्त भीड़ देखी जा रही है, लोग जुट रहे हैं इसलिए क्योंकि पानी को लेकर के परेशान है, बिन पानी सब सून। जी निखिल, देखिए ये देश के लिए जानना बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली का
का धड़कन है देश की। हम कहते हैं कि दिल्ली धड़कन है देश की, और यही धड़कन को जब पानी नहीं मिलेगा तो वो थम ही जाएगी। और वही हालात आप देखिए, इतनी गर्मी में लोग परेशान हैं और बीजेपी जो प्रदर्शन कर रही है, आज 14 जगहों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तमाम सांसद हैं बीजेपी के नेता हैं, और इसमें दिल्ली की जनता, हमने आज यहाँ देखा कि दिल्ली की जनता भी सपोर्ट में उतरी है। उनका कहना है कि जब पानी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सी जगह हमने भी ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट भेजी है, और उसमें आपने भी देखा है कि जब एक टैंकर आता है, चाहे लक्ष्मी नगर की ही कुछ बस्तियों को ले लीजिए, जब एक टैंकर आता है तो पूरा परिवार उस टैंकर पे लद जाता है बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना वो 2 बूंद पानी लेने के लिए। और अब वो चलिए, कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी बात आपने बेहतर ढंग से कही। एक बार वापस लौटेंगे अमरेंद्र गुप्ता के पास, और अमरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे जो ये पूरी सियासत है कि जिसको कहते हैं कि आरोप लगाकर निकल जाओ, और इसी सियासत को अभी पिछले 10 वर्षों तक करते रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति की भयावहता है वो सामने नजर आ रही है, क्योंकि अगर चीज़ों को ठीक से डील नहीं किया गया है तो आगे आने वाले समय में, जैसा कि इस जल संकट को लेकर के वो दिखाई दे रहा है। केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई ये कहते हुए कि जो वित्त विभाग है उसने दिल्ली जल बोर्ड को 300 करोड़ रुपए नहीं दिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, और वित्त विभाग की तरफ से बताया गया कि 2016 से लेकर के 28,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, और उसका हिसाब भी वो नहीं देना चाहते। तो इस तरह की जो राजनीति है, जिसमें बार बार दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ना और अपनी जिम्मेदारी से भागना, किस तरह से इसको दिल्ली की जनता देख रही है? निखिल, देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, ग्राउंड जीरो पर इस समय मैं संगम विहार की स्थिति अगर आपको मैं पहले बताऊं तो संगम विहार एक दिल्ली का पुराना इलाका है, एक बड़ा रिहायशी इलाका है, जहां पर कई सारी रूरल बस्तियां हैं जहां पर लोग रहते हैं, और यहां पर सबसे बड़ी बात है 2 विधानसभाएं लगती है, एक संगम विहार विधानसभा है और दूसरी देवली विधानसभा है, और दोनों पे जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी है यहाँ की जनता के दुख दर्द में शामिल होने की और उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े होने की। लेकिन मैं आज सुबह से पिछले कई दिनों से जब बीच में यहाँ आया तो यहाँ पर अभी तक वो दोनों विधायक जनता के पास पहुंचे नहीं है, जबकि पूरी दिल्ली इस समय पानी की समस्या से त्रस्त है। और क्या आखिर वजह है कि वो जनता के साथ न सिर्फ संवाद करने से बच रहे हैं, बल्कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए उनको आश्वासन भी देने पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लेवल पे, मास लेवल पे अपना न सिर्फ विरोध प्रदर्शन करती है, बल्कि वो जनता में जाकर, बीच में जाकर उनको विश्वास दिलाती है कि उनकी दिल्ली की जो पानी की समस्या है उनकी समाधान के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। और जो संगम विहार का दक्षिण दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर इलाके के जो स्थानीय सांसद है रामवीर विदुड़ी ने अभी संबोधित किया बड़ी जनता को। उनका साफ तौर पर पूछना था कि क्या वजह थी कि दिल्ली की सरकार पहली तो जेल से चल रही है, अरविंद केजरीवाल जेल में है और वहीं से सरकार चला रहे हैं, और दिल्ली की जो मंत्री हैं, जल मंत्री आतिशी, वो क्यों नहीं किसी ब्लूप्रिंट के साथ आती है। तीसरे उनका सवाल यह था कि क्यों नहीं कुछ इलाकों में, जिसकी उन्होंने बात अभी की, उन्होंने बताया, बाकायदा बताया कि जो आतिशी हैं ओखला से विधायक हैं और दिल्ली की मंत्री हैं, लेकिन उनके इलाके में अगर बात करें, ओखला और नियर बाय गोविंदपुरी का जो पूरा इलाका है, वहां पर जो टैंकर माफिया है एक बड़ी संख्या में सक्रिय हो गए। तो आखिर क्या वजह है कि टैंकर माफिया पर लगाम नहीं लगा रही, और दिल्ली का जो जनता है, दिल्ली की जो जनता की प्यास है वो लगातार बुझ नहीं पा रही है, और वो लगातार इस तरह से अपनी मांग को लेकर सड़कों पे उतरे हैं। और जब टैंकर की जो स्थिति की बात की तो सबसे बड़ी समस्या न सिर्फ उस इलाके में, बल्कि जो दक्षिणी दिल्ली का ये संगम विहार वाला इलाका है। मैं सुबह 7 बजे एक घर के बाहर गया, वहां पर एक इलाके में टैंकर आया, तो वहां मैंने देखा कि बड़ी संख्या में वो लोग दौड़े और लगभग 10 से 20 लोगों को पानी मिला होगा। उसके बाद वो टैंकर खत्म हो गया और वापस चला गया, इस वादे के साथ कि 2 घंटे बाद फिर से सप्लाई होगी। लेकिन 11 से ऊपर हो गया, ये 7 बजे की घटना है, अभी वो लोग मेरे साथ थे, अभी तक कोई दूसरा टैंकर वहां पे पानी के लिए नहीं आया। तो लगभग इस तरह की तस्वीर आम है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों मौन है दिल्ली सरकार और दिल्ली की। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों मौन है और क्यों जवाब नहीं है। अमरेंद्र, जवाब आखिर दें भी तो क्या दें, ये भी अपने आप में सवाल है कि क्या जवाब देंगे। बहरहाल आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, इससे जुड़ी हुई कुछ एक खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, और उसके बाद डॉक्टर सुयश शर्मा और अमरेंद्र गुप्ता के पास वापस लौटेंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में जल संकट पर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत ने जो इस पूरी स्थिति है उसका निरीक्षण किया,
और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है। ना वो जो उनके एसटीपी पॉइंट हैं उनको रखाव कर पा रही है, ना वो इस तरह के पॉइंट्स जो वहां पे वेस्टेज हो रही है उनको रोक पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कहिए अपराध है दिल्ली की जनता के साथ कि इस तरह का काम हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। द्वारका के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सारी बात पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस पानी से लोग यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं, पानी यहाँ पर वेस्ट होता है और सारा यहाँ पर सीवर के पानी में मिलता है। तो हमारा आज आपके माध्यम से कहना है कि बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। तो कमलजीत सहरावत जो कि सांसद है दिल्ली से, उन्होंने दरअसल द्वारका में जो पाइपलाइन है उसका निरीक्षण किया और उसके बाद वो संवाददाताओं से बातचीत कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया दिल्ली सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, कि किस तरह से वो टैंकर माफिया से उनकी मिली भगत है। और ये दरअसल जो पूरा जल संकट है ये दिल्ली सरकार की देन है, आम आदमी पार्टी सरकार की देन है। वापस लौटते अपने संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता और डॉक्टर सुयश शर्मा के पास। अमरेंद्र हमारे साथ बने हुए। अमरेंद्र, इस पर थोड़ी सी सियासत की अगर बात करें, आपने देखा कि कल कांग्रेस ने भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। इंडी गठबंधन में दोनों दल साथ साथ रहे और अब ये जो सियासत है कि कम से कम पानी की वजह से एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कैसी राजनीति देख रहे हैं इसको आप? निखिल, देखिए बड़ी बात यह है, अभी जो दक्षिण दिल्ली के जो सांसद है रणधीर विदुड़ी, उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए एक मुहावरे का जिक्र किया और जो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इस समय जो राजधानी की तस्वीर है वो ऐसी है कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। उनका इशारा इस समय कांग्रेस के लिए था क्योंकि चुनाव से पहले उनका गठबंधन होता है और इंडिया गठबंधन के साथ वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जब दिल्ली में अपनी साख बताने की बात आती है तो वो उसी सरकार के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं और मटका फोड़ने के लिए एक प्रोटेस्ट करते हैं। यानी कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरती है। तो कहीं ना कहीं वो दो भाई जो कल तक गलबैया मिलकर चुनाव में खड़े थे, आज वो दिखाते हैं जनता को कि हम आपके साथ खड़े हुए। लेकिन पूरी तरह से ये दोनों पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं क्योंकि वजह साफ है कि उनके बीच में क्यों नहीं आखिर पहुंच रहे जनप्रतिनिधि। क्या वजह है कि जो पूरी दिल्ली है, चाहे वो कोई इलाका हो, दक्षिण दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली हो, पश्चिमी दिल्ली हो, वहां पर एक ही तस्वीर क्यों है? क्या कुछ वजह है कि वो जो टैंकर माफिया है वो कुछ पूरी दिल्ली में इस तरह से सक्रिय हो गए हैं कि जो पानी की जो सप्लाई थी वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, टैंकर से सप्लाई की जाती है और टैंकरों के रेट भी तय हो गए, यहाँ तक कि भी कई इलाकों में। और वो खुद जल मंत्री जो आतिशी हैं उनके एरियो में टैंकर का पानी लगातार बिक रहा है। तो ये स्थिति जब वहां की है तो ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्यों नहीं आप ब्लूप्रिंट के साथ आते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात कही निखिल, जिसका जिक्र आपने किया, कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गए 13 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने हरियाणा को कहा है पानी देने के लिए, हरियाणा कह रहा है कि पानी दिया है। हिमाचल को पानी देने की बात कही, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है और उन्होंने फिर दिल्ली जल बोर्ड की इशारा करते हुए कहा कि आप उधर जाइए और उससे बात करिए और पानी की समस्या को हल करिए। हम वो एजेंसी है जो हम सिर्फ बता सकते हैं, हम पानी सप्लाई नहीं कर सकते। तो आखिर क्या वजह थी कि दिल्ली की सरकार जो है जेल से बैठ के सरकार चला रही है और वो क्यों नहीं दिल्ली में जनता के इस मुद्दे पर पूरी तरह से सक्रिय नजर? आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अमरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर सुयश शर्मा के पास चलते हैं, लक्ष्मी नगर में मौजूद है। डॉक्टर सुयश, ये जो पूरी सियासत है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, कि जिसको कहते हैं ना कि हंसना भी और गाल भी फुलाना, एक साथ साथ रहना और साथ साथ फिर विरोध भी करना, क्या पानी का जो ये संकट है वो इतना गहरा हो गया है कि दरअसल ये मजबूरी हो गई है दोनों पार्टियों की कि अब एक दूसरे के विरोधी हो जाए, या कांग्रेस के लिए अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि कल तक कहते हैं ना कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, तो कल तक जो दोस्ती थी चुनावों के नतीजों के बाद वो दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो गई है।
डॉक्टर सुयश शर्मा के पास वापस आएंगे। ये जो उनका कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पर, हम दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमरेंद्र गुप्ता के पास आएंगे। अमरेंद्र गुप्ता, यही सवाल दरअसल आपके साथ में कि दुई ना हो एक संग भुआला, हसब ठठाई फुलाइब गाला, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चूंकि दिल्ली का जो ये जल संकट है, इसने दरअसल दोनों पार्टियों के बीच में जो आपस में जो दरार है उसको और गहरा किया है। दोस्ती बहुत ज़्यादा रहने वाली नहीं है, या फिर इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि ये हाथी के दांत है, खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। निखिल, इसमें एक तीसरा एंगल भी दिखता है कि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में इस वक्त अगर आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में गलबैयां करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक साथ चुनाव लड़ा था, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो ये एक जमीनी ग्राउंड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें उनका कहना है कि हम उस हर समस्या में जनता के साथ हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार साथ नहीं है। इसका मतलब जो उनका मटका फोड़ जो अभियान था, उसमें वो बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम भले लोकसभा चुनाव में साथ में थे, लेकिन अब हम चूंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए हम साथ में नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति के जो जानकार हैं उनको साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो तस्वीर यही है कि अगले विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों की नजर है। लेकिन ऐसे में जनता का क्या दोष है निखिल? सबसे बड़ा सवाल है जनता का। आखिर जनता ने जिस विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार को बनाया और आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता सौंपी, और वो दिल्ली की जनता का क्या कसूर है जब दिल्ली आज पानी से त्राहिमाम है, जब दिल्ली में गर्मी का भीषण प्रकोप है। ऐसे में मुख्यमंत्री तो जेल में बंद है, लेकिन उनकी जो मंत्री हैं आतिशी, वो स्वयं बार बार बाहर आती हैं और बिना आइडिया के, बिना ब्लू प्रिंट के आती हैं और कहती हैं कि लगातार ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं आखिर वो उन मुद्दों पे बात करती हैं कि, और क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करती हैं? एक राजनीतिक एक्सेप्टेंस होती है, वो एक्सेप्ट करे कि हमसे भूल हुई है, हम उसको पहले से प्लान नहीं कर पाए, हमसे वाटर स्टोरेज को लेके काफी सारी गलतियां हुई हैं। लेकिन अब चूंकि दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, पानी की एक एक बूंद को तरस रही है, ऐसे में हम केंद्र सरकार से मदद मांगते हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य, हम उनसे मदद मांगते हैं कि किसी भी तरह से इस वक्त दिल्ली की प्यास बुझाई जाए, और आगे जो है हम उसको पूरी तरह से उसको फुलफिल करेंगे और दिल्ली के स्टोरेज को बढ़ाएंगे, और हम वो सोर्स जनरेट करेंगे जिससे दिल्ली में पानी की समस्या नहीं हो। लेकिन राजनीतिक शुचिता में ऐसी बात आम आदमी पार्टी की सरकार में तो पिछले 10 सालों में मुझे तो कोई ऐसा वाकया याद नहीं आ रहा निखिल, जब उन्होंने राजनीतिक शुचिता के तौर पे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया हो जनता के सामने। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों की तरफ फोड़ना और दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करना, और कमोवेश यही तस्वीर आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार दिखाई दे रही है निखिल। इस तमाम बातचीत के लिए और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसके बारे में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले रूबरू कराया। जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। गृह मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और समीक्षा बैठक है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर यह बैठक है। गृह मंत्रालय में जो अमरनाथ यात्रा है उसको लेकर के भी इसकी समीक्षा की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है और तमाम उच्च अधिकारी इसमें, और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या फोकस है इस बैठक का, ये तो हमको पता चल रहा है। किस तरह से क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार 4 हमले भी हुए हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, और उसके बाद 29 तारीख से अमरनाथ यात्रा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल निखिल, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, और जैसे मोदी गवर्नमेंट का 3.0 का जब सरकार यहाँ पर गठित हुई, इसके बाद होम मिनिस्टर ने ये पहली मीटिंग जो है वो चेयर की है, और इस पर सभी की नजर है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी क्रूशल मीटिंग है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा 29 तारीख से शुरू होने वाली। और बीते दिनों में जब दिल्ली में जब तमाम इलाकों में मतगणना हुई, जब सरकार गठन हुआ, उसके बाद जो लगातार जम्मू कश्मीर में हमले देखने को मिले, जिस तरह से श्रद्धालुओं की बस पर 9 तारीख को अटैक किया गया रियासी में, और जहां पर 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, ये बहुत ही दर्दनाक था। और आतंकियों की जो हौसले थे वो बुलंद होते दिख रहे थे। इसको लेकर के उन्होंने बैठक करी और एक भी जीरो टॉलरेंस की यहाँ पर स्कीम वो दर्ज करेंगे। यहाँ पर एनएसए चीफ भी हैं, आर्मी चीफ, सीआरपीएफ के डीआईजी, तमाम आला अधिकारी
इस मीटिंग में हैं, इंटेलिजेंस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद। तो तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। हम एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे मुकेश शुक्ला से, लेकिन उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर गृह मंत्रालय की जो समीक्षा बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है, अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र भी, और जो पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले हुए हैं ख़ासतौर पर लोकसभा चुनावों के दौरान, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक हो रही है गृह मंत्रालय की। एलजी मनोज सिन्हा वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, डीजी सीआरपीएफ इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, खुफिया विभाग के डीजी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, उसके साथ ही साथ अजीत डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और हाई लेवल मीटिंग जिसको कहना चाहिए, जिसको चेयर गृह मंत्री स्वयं कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह। और इस बात की समीक्षा की जा रही है, जो सुरक्षा की स्थितियां हैं उसकी समीक्षा की जा रही है, ख़ासतौर पर इन 4 हमलों के मद्देनज़र, और ख़ासतौर पर तीर्थयात्रियों पर जो हमला हुआ, जो कायराना हमला हुआ, उसको लेकर के भी एक समीक्षा की जा रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में 29 तारीख से जो चलेगी 52 दिनों तक चलने वाली जो अमरनाथ यात्रा है 29 जून से जो शुरू होगी, उसको लेकर के भी एक समीक्षा और सुरक्षा की जो तैयारियां हैं कि क्या कुछ सुरक्षा की तैयारियां हैं, उसको लेकर के भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो तीर्थयात्री हैं उनको सुरक्षा दी जाए। तो नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जो कि अब तस्वीरों में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनको भी आप देख पा रहे हैं, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, इस लिहाज से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है वो भी बिल्कुल उसमें सुरक्षा की किसी तरह से चूक ना होने पाए और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो, ये भी बेहद ज़रूरी है और उसको लेकर के भी समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल 29 जून से ये यात्रा शुरू होगी। ऐसे में सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है उनको पुख्ता किया जाएगा। सारे जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन लेकर के आए हुए हैं और उन तमाम मुद्दों पर वो बात करेंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है उनको बढ़ाया जाए, LOC पे कैसे कंट्रोल किया जाए, जो घुसपैठ हो रही है उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। और जिस तरह से अब ये जो मीटिंग है इसका एक प्रमुख एजेंडा ये है कि आतंकी हमले जो हो रहे थे उनको कैसे रोका जाए, कैसे उनको मंसूबों को निस्तनाबूद किया जाए। और पीछे हमने देखा था पिछले जो बैक 2.0 की गवर्नमेंट थी या 1.0 मोदी गवर्नमेंट थी, किस तरह से जम्मू कश्मीर में अमन और चैन लेकर के आए थे, किस तरह से वहां पर जो आवाम थी वो खुश थी। आप लाल चौक जाएं, कहीं जाएं, आपको तमाम चीजें सुरक्षित और महफूज करते थे। लेकिन ये जो बीते 4 दिनों में हमले हुए हैं उसने एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो वो दहशत का माहौल था वो पैदा किया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है, अमित शाह खुद जो इस बैठक को चेयर कर रहे हैं, वो एक भी टॉलरेंस को यहाँ बर्दाश्त करने के उसमें नहीं है और उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि हर एक सुरक्षा पैमाने को यहां पर एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। बड़ी बैठक है, समीक्षा बैठक है, उसमें एक एक परत पर बात की जाएगी, कहां लैप्सेस हो रहे हैं, किस एजेंसीज में हमें और डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत है, कैसे LOC से जो ये आकर के आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं उनको रोका जाए। जो गांव में कुछ गांव में भी शॉटगन्स की खबरें सुनने को मिली थी, वहां वहां के लोगों तक जाने की कोशिश की जाएगी। हर एक जो आपका सेफ्टी पैरामीटर है निखिल, उसको यहाँ पर पुख्ता किया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी मीटिंग है, इसमें तमाम जो आर्मी के हेड हैं, इंटेलिजेंस के हेड हैं, खुद जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में खुद मौजूद हैं, सब बताएंगे और सबसे एक एक करके जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये सब हुआ क्यों। और जिस तरह से हमारे कुछ जवानों ने अभी हाल ही में कठुआ में इनकाउंटर करके 2 आतंकियों को ढेर किया था, इसी तरह के इनकाउंटर फिर से देखने को मिलेंगे। यानी आतंकी जो सीमा पार से आ रहे हैं उनकी घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी, आतंकी गतिविधियों को भी रोकने में पूरी कोशिश की जाएगी और अमरनाथ यात्रा को महफूज तरीके से एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित अमरनाथ यात्रा कराने की जो सरकार की मुहिम है उसको यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाएगा। जी मुकेश, निश्चित तौर पर तो आप इस पूरी खबर पर नज़र बनाए रखें, हम आपसे समय समय पर और अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और
भारत के उत्तर और मध्य भाग में कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और 19 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्यूनतम तापमान में पिछले 127 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूनतम तापमान ने पिछले 127 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है प्रयागराज में। भीषण गर्मी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और इसको 24 जून तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल जो गर्मी की छुट्टियां बच्चों की चल रही थी। मौसम विभाग ने मेघालय में इस महीने की 19 तारीख तक और असम में 17 से 19 तारीख के बीच भारी वर्षा की संभावना भी व्यक्त की है। और पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी सिक्किम में काफी तबाही की मचा रखी है। भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम की ओर जाने वाली सड़कों पर कई जगहों पर भूस्खलन और दरारें पड़ गई हैं, जिससे डिक्चू, संकललांग, टिंकू, मंगन, संकललांग, सिंगथम, रंगरंग और रंगरंग टुंगू शामिल है। सड़क मार्ग टूटने से कनेक्टिविटी गंभीर रूप से बाधित हो गई है। वहीं 1200 से 1500 पर्यटकों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। पर्यटकों को निकालने में खराब मौसम अभी भी बाधा बना हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीमा सड़क संगठन ने तत्काल बहाली के प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त बीआरओ ने नागा की ओर से गंगटोक चुंगथांग सड़क पर स्लाइड को साफ करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद नागा और लंथाखोला के बीच कनेक्टिविटी सफलतापूर्वक बहाल हो गई है। कल सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। तमांग ने सभी मंत्रियों और विधायकों को पीड़ितों की मदद के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आयोजन 30 जून रविवार को देश भर में भव्य स्तर पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए अभी आप भी अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। पीएम मोदी उनमें से कुछ चयनित विचारों और सुझावों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पदभार ग्रहण करने के बाद आज भोपाल पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है। शिवराज सिंह चौहान के स्वागत को लेकर भोपाल में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक 65 से अधिक जगहों पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से रवाना होकर दोपहर 2:15 पर शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल स्टेशन पहुंचेंगे, जहां उनकी अगवानी कार्यकर्ता और समर्थक करेंगे। बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जून को मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने 10 जून को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से वो पहली बार भोपाल आ रहे हैं। और गंगा दशहरा के अवसर पर आज प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर सहित अलग अलग गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोग आज तड़के ही स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे। गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। लोग सवेरे से ही स्नानों के लिए घाटों पर पहुंचे, जिसका सिलसिला देर सुबह तक चलता रहा। और गंगा दशहरे के मौके पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और हरिद्वार में जो नदी के घाट हैं, चाहे वो सरयू के घाट हों या गंगा के घाट हों, वहाँ भारी भीड़ जुटी। और गंगा दशहरा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने गंगा दशहरा पर स्नान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पुलिस कमिश्नर्स, आईजी, डीआईजी और जिले के पुलिस कप्तान को शनिवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर ज्येष्ठ गंगा दशहरा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंध करने को कहा। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगीरथ इसी दिन गंगा को धरती पर लेकर आए थे और तभी से गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा करने और इसमें आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा चली आ रही है। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान कर दान पुण्य करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। हम सब बहुत आस्था लेकर आते हैं कि हमारी माँ सबको अच्छा से रखेंगी, सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान देगी, सबको उन्नति देंगी। मान्यता है कि साल में एक बार ये गंगा दशहरा आता है, इसमें सारी दुनिया डुबकी लगाती है। आज ये साल भर में ये गंगा दशहरा का त्यौहार पड़ता है, जिसमें सभी पुरुष और स्त्री आज गंगा स्नान करती हैं और गंगा माँ से अपना सब कष्ट दूर करने के लिए विनती करती हैं। जो गंगा माता इतना दयालु हैं कि ये सबकी श्रद्धा से सुनती हैं। आज तो अन्य जगह से आए, आज एमपी से आए हैं, यूपी से आपका देवरिया, रुद्रपुर, सलेमपुर, बेतालपुर, गोरखपुर, आपके आजमगढ़, बिहार, बक्सा, बबुआ, सरा, अन्य जगह से आ रहे। आज मद्रास से भी अधिक लोग आए हैं गंगा स्नान करने के ये महत्व पाने के लिए। अभी तो लमसम हमारे हिसाब से 50-60 हज़ार तो हमने अभी तक तो देख लिया सुबह से। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। बहुत लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए आज और स्नान करने के लिए। सरकार बहुत काम कर रही है अयोध्या के लिए, क्या हर जगह के लिए जहाँ धर्मस्थलीय स्थान है वहाँ पर काम कर रही है सरकार। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एसडीआरएफ के जवानों ने 9 लोगों को रेस्क्यू किया है। गुमखाल और सतपुली के बीच एक वाहन अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया। एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। वाहन में कुल 9 लोग सवार थे जो सतपुली से कोटद्वार पूजा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में काजा में आईटीबीपी के पर्वतारोहियों द्वारा 4 दिनों से लापता एक अमेरिकी पैराग्लाइडर के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गुमशुदा अमेरिकी पैराग्लाइडर किसी दुर्घटना का शिकार हो गए होंगे। फिलहाल उन्हें ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कल नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद जवान को आज श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद हुए एसटीएफ के कांस्टेबल नितेश एक्का को विनम्र श्रद्धांजलि दी। साथ ही घायल हुए जवानों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए एसटीएफ जवान की शहादत को नमन किया जा रहा है। हमारे गृह ग्राम जसपुर के चरईडांड के रहने वाले थे और उनका ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। हमारे जवान मजबूती के साथ, साहस के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उनके साहस को भी नमन करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन बस्तर में शांति व्यवस्था कायम होगी। और अब समय है योग का। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन एक योगासन से जुड़ा वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी योग पर एक वीडियो साझा किया है। आज के वीडियो में उन्होंने पाद हस्तासन नाम का एक योगासन शेयर किया है। साथ ही पाद हस्तासन से होने वाले फायदों के बारे में आपको बताया जा रहा है। निरंतर रूप से पाद हस्तासन करने से पेट से संबंधित समस्याओं जैसे अपच, मांसपेशियों की कमजोरी, पेट का फूल जाना आदि में लाभ मिलता है।
और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयोग कर रही है और कई प्रयास भी साथ साथ कर रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं को सरकार अनुदान भी दे रही है। उन्होंने फिल्म और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं के साथ एनिमेशन निर्माताओं से भी इसका लाभ उठाने की अपील की है। Our government is promoting to come to India to shoot in India, and for that we are giving some grant also, some percentage. That grant also increased last year our International Film Festival at Goa. Every year International Film Festival is taking place at Goa. So this short film and documentary film festival is taking place in Mumbai. So friends, our government is very keen to promote this industry, and now this AVG sector is a growing sector and demanding sector. This sector is playing a pivotal role in this entertainment industry. और खबर क्रिकेट के मैदान से। आईसीसी T20 विश्व कप में आज खेले गए एक मैच की बात करते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में माफ कीजिएगा T20 मैच है तो निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए। स्कॉटलैंड द्वारा दिए गए 181 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19.4 ओवर में हासिल करके 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद इस T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड का सफर समाप्त हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ग्रुप बी से इंग्लैंड ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम खेले जाने वाले मुकाबले में आयरलैंड का सामना पाकिस्तान की टीम से होगा। दोनों टीमें सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और ऐसे में आज होने वाले मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीत के साथ और सम्मान के साथ अपने अभियान को समाप्त करने की होगी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।